हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम मानव संसाधन के बारे में समझेंगे। यह जो है एनसीईआरटी के कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 5 है, भूगोल का। तो चलिए हम आज मानव संसाधन जो है इस सभी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संसाधन क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन जो होता है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसी भी जीव, वस्तु, पदार्थ को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात आती है कि मानव संसाधन क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, लोग एक ही राष्ट्र में सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग एक ही राष्ट्र में सबसे बड़े संसाधन होते हैं। मानव एक संसाधन है। कैसे? मानव अपने कौशल का उपयोग करके किसी भी वस्तु को उपयोग लायक बना देता है। तो हम कह सकते हैं मानव एक संसाधन है। देखा यहाँ लिखा है, प्राकृतिक की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं में उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। लोग की आवश्यकता होती है और उनकी योग्यता जो होती है उससे क्या करते हैं? इसको संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का प्रयोग करते हैं, मतलब विकास करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, शिक्षित है और अभिप्रेरित है, मोटिवेट है, किसी भी चीज़ का उपयोग करने के लिए क्या है, वो मोटिवेट है। तो उससे क्या करता है कि उस वस्तु को उपयोग के लायक बना देता है। जैसे में हम कहेंगे कि मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, उससे क्या करता है मनुष्य? कुर्सी टेबल बना देता है। लोहा है, इससे भी कुर्सी टेबल, दरवाज़ा, खिड़की बना देता है। लोहा के अन्य सारे उपयोगी वस्तु भी बना देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव अपने कौशल, अपने जो है क्षमता, इसका प्रयोग करके किसी भी वस्तु को संसाधन का रूप दे सकता है। ठीक है, चलिए अब यह है कि मेरे विद्यालय में 50 बच्चे हैं कह रहे, और मेरे गांव में 100 लोग हैं। यहाँ लिखा है, मेरे विद्यालय में 50 बच्चे हैं, मेरे गांव में 100 लोग हैं। अपने विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरे कक्षा में 30 बच्चे हैं, विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। मतलब ये एनसीईआरटी जो किताब है इसमें लिखा है कि विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। मतलब जो है प्रधानमंत्री कौशल योजना जो है किस लिए शुरू किया गया? कि जो है युवा है उसको क्या करना है? प्रशिक्षित करना है। किस लिए प्रशिक्षित करना है? उसको संसाधन को उपयोग करने के लिए। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूद रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार युक्त कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। रोजगार युक्त जो है कौशल की जो योग्यता है उसको प्रोत्साहित करना है इस योजना के तहत। उस योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, अब यहाँ आइए, अब आते हैं हम जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण कहने का अभिप्राय है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या एक समान नहीं होती है। कहीं जनसंख्या ज़्यादा होती है तो कहीं जनसंख्या कम होती है। जैसे आप देख सकते हैं मैदानी इलाके हो गए, वहाँ जनसंख्या क्या हो जाएगी? अधिक होगी, और पहाड़ी और पठारी इलाके में जनसंख्या कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि क्या होता है कि मैदानी इलाके में कृषि करने के लिए जो संसाधन होते हैं, कृषि के लिए जो क्या होते हैं, प्राकृतिक से लेकर के मानवीय संसाधन सभी परिपूर्ण होते हैं। इसीलिए लोग जो है मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है कि भूपृष्ठ जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। मतलब भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उस जनसंख्या वितरण का क्या कहते हैं? प्रतिरूप कहते हैं।
विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक जो भाग है वो भूपृष्ठ के 30% भाग पर ही निवास करती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सोचने वाली बात है कि 30% भाग पर निवास क्यों करती है, क्योंकि 70% भाग पर क्या है, पानी है, और 30% भाग जो है महाद्वीप है। पूरा महाद्वीप मिला दिया जाए तो पृथ्वी के 30% भाग है, इसी 30% भाग पर जो है मानव निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है, तो आप लिखेंगे असमान है। सभी जगह जनसंख्या एक तरह नहीं पाई जाती है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र विरल बसे हैं। मतलब कुछ क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी और कुछ क्षेत्र में आपको कम जनसंख्या मिल जाएगी। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए कह रहा है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिकी घने बसे क्षेत्र हैं। यहाँ जगह का नाम बता रहा है। उत्तर अक्षांशीय क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि मरुस्थल जो है वहाँ जो कम लोग रहते हैं, उच्च पर्वत जो है वहाँ कम लोग रहते हैं, और अक्षांशीय क्षेत्र जो है, उच्च अक्षांश जो है वहाँ भी कम लोग रहते हैं। वहाँ जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ है विषुवत के दक्षिण की ओर अपेक्षा विषुवत के उत्तर की में अधिक लोग रहते हैं। मतलब कि विषुवत जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसके दक्षिण में कम लोग रहते हैं लेकिन उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं, ये कह रहा है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग जो है दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। मतलब कि विश्व की कुल जनसंख्या को अगर क्या किए कि 3/4, मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 3/4 लोग जो है दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। 4 भागों में बांट दिया जाए पूरे विश्व की जनसंख्या को, और इसका जो है 3 भाग जो होगा वो कहाँ रहेंगे, वो क्या रहेंगे, एशिया और अफ्रीका में। अब यहाँ देखिए, विश्व के 60% से लोग जो है 10 देशों में रहते हैं। इन सभी 10 देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ जो है पहले की जो है क्या है, अभी का जो है यह रिपोर्ट नहीं है, पहले का जो रिपोर्ट है यह एनसीईआरटी। यहाँ देखिए, एशिया में लोग रहते हैं, यहाँ चित्र से आपको समझ सकते हैं एशिया में रहते हैं। एशिया में कितना लोग रहते हैं, देखिए कितना लोग, ये जो है पीला वाला जो भाग है ना एशिया को बताता है। अभी एशिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, 60% लोग जो है एशिया में रहते हैं, 60%। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए यूरोप में रहते हैं। यूरोप में कौन कौन से लोग रहते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा जो मतलब डार्क कलर दिखाया गया है, यह पीला वाला, ये जो है ऑरेंज कलर जो दिखाई दिया है आपको, यह है कहाँ रहते हैं, यूरोप में रहते हैं। और अफ्रीका में आपको देखिए ये सभी रहते हैं, ये ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, और आसमानी वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ रहते हैं, मध्य दक्षिण अफ्रीका, मध्य दक्षिण अमेरिका में रहते हैं ये सभी लोग। ये 4 है, यहाँ 4 है। मतलब इससे समझ सकते हैं कि एशिया में सबसे अधिक लोग रहते हैं, उसके बाद से अफ्रीका में रहते हैं, उसके बाद से मतलब यूरोप में रहते हैं, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम जनसंख्या कहाँ मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या मिलती है, तो उस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में मिलती है, तो उस महाद्वीप का नाम है एशिया। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बार ग्राफ से दिखाया गया है कि जापान की जनसंख्या, रूस की जनसंख्या, नाइजीरिया की जनसंख्या, मतलब कि ये चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है, उसके बाद से भारत की जनसंख्या है। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, चीन है, और दूसरा जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। भारत जो है 2 नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए यहाँ देखिए जनसंख्या घनत्व, मतलब जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहते हैं उसी मतलब लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब कह रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए भूपृष्ठ के, पृथ्वी पृष्ठ के 1/4 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या क्षेत्र कहते हैं। मतलब कह रहे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या घनत्व को।
संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि संपूर्ण जो विश्व है, आप जो भी पूरा विश्व में रहते हैं, उस संपूर्ण विश्व की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो पूरे विश्व की जनसंख्या घनत्व जो है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 51 व्यक्ति रहता है विश्व में। लेकिन अगर भारत की पूछे तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है भारत में। ठीक है, चलिए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है और इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। मतलब सबसे पहले दक्षिण जो मध्य एशिया है, एशिया को बना दे मैप, और एशिया में दक्षिण जो एशिया है, दक्षिण मध्य एशिया, वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या। उसके बाद से पूर्वी एशिया, उसके बाद से दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वहाँ जनसंख्या आती है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एक जो है बात हो रहा है, जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं, 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं, तब कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है। लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्षा खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? देखिए, यहाँ कहा है कि अगर कक्षा छोटा है, वहाँ जो है 30 बच्चे आ गए हैं, 30 विद्यार्थी आ गए हैं और 30 विद्यार्थी जो है कक्षा में बैठ गए हैं। 30 विद्यार्थी कक्षा में बैठ गए हैं तो कक्षा भरा पूरा क्या होता है, प्रतीत होता है। लेकिन इसी अगर जितने बच्चे हैं, मतलब 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे को क्या किया जाता है कि एक हॉल में बैठा दिया जाता है। हॉल में जब बैठा दिया जाता है तो पता चलता है कि ये जो है बहुत अल्प प्रतीत होते हैं, मतलब हॉल बड़ा है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए इसका जवाब क्या मिला है, क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, यही बात है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। मतलब सभी विद्यार्थी, स्कूल के एक कक्षा के विद्यार्थी अगर सभा में ले जाए तो सभा क्या होता है, खाली दिखाई देता है। लेकिन पूरे स्कूल, मतलब पूरे विद्यालय के सभी कक्षाओं के बच्चों को अगर सभा भवन में ले जाते हैं, मतलब जहाँ असेंबली हॉल होता है, उसमें प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो पूरा भरा हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसी से यहाँ जो है, इसी कहानी से निकलेगा जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला कारक है कि भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक कहने का मतलब जो पृथ्वी जो है, इस पर बहुत सारे जो है स्थलाकृतियाँ है, इसका जो है जलवायु है, पर्वत है, पवन है, पठार है, इस प्रकार की स्थिति जो होती है, मतलब क्या करती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। यहाँ देखिए स्थलाकृति कैसे प्रभावित करती है। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि लोग मैदानी भागों में क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ कृषि की जो है सुलभ व्यवस्था होती है। क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। खेती के लिए भी होते हैं, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जो होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट, आवागमन जो होता है, इसके लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। मतलब गंगा का जो मैदान है सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है क्या होता है कि यहाँ जो है खेती भी है, यहाँ जो है विनिर्माण भी है और हर सारी चीज़, हर तरह का चीज़ यहाँ उपलब्ध है, मतलब सेवा क्षेत्र भी है। तो जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल घने बसे हुए हैं, मतलब हिमालय वाले क्षेत्र में लोग कम रहते हैं। इसका कारण आप समझ सकते हैं। अब यहाँ जलवायु आप देख सकते हैं कि लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु का अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसी सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। अब यहाँ मृदा, उपजाऊ मृदाएँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही और चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ क्षेत्र घने जो है बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है। अब जल भी प्रभावित करता है। किसी क्षेत्र में जल जो है मीठा है तो किसी क्षेत्र में खारा है। यहाँ देखिए, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो। मतलब पीने योग्य जल जहाँ आसानी से उपलब्ध हो, उस क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल जो है विरल घने जनसंख्या वाले हैं। इसी प्रकार कह सकते हैं कि अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि मरुस्थल जो है में सबसे अधिक जनसंख्या नहीं पाई जाती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, मीठे पानी उपलब्ध नहीं है, अलवणीय पानी उपलब्ध नहीं है। ठीक है।
अब एक खनिज भी प्रभावित करता है लोगों की जनसंख्या को। यहाँ जो है खनिज निक्षेपों वाले जो है क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। जहाँ खनिज निकाला जाता है ना, वहाँ क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इस क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। मतलब तेल की खोज हुआ है वहाँ जो है हीरे की खानें निकाली गई है, इसलिए इस क्षेत्र में लोग रहना अत्यधिक पसंद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी जनसंख्या में जो है इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक कहने का मतलब है कि धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थानों को लोग आकर्षित करते हैं। मतलब क्या है, धन और जो है सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान जो है लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी इसके प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार यहाँ आते हैं सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र जो है अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, जहाँ स्वास्थ्य की सुविधा है ना, वहाँ लोग अत्यधिक घने बसे हैं। अब यहाँ देखिए जीवन प्रत्याशा, इसको पहले बड़ा करते हैं। चलिए, जीवन प्रत्याशा में कहने का मतलब है कि यह उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। मतलब औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। चलिए, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है। जैसे कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। चित्र देख सकते हैं 6.3 चित्र, यहाँ 6.3 चित्र किधर है, ये 5.1 है। 6.3 चित्र आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में क्या थे, सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई और 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसी प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ जाती है ना, तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्षों की अवधि में कम जनसंख्या के दुगुनी अरब 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर इस दर अभी भी बहुत अधिक रही। ठीक है, चलिए यहाँ से हम अगले वीडियो में आएंगे तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए, धन्यवाद।